एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों के साथ 2024 का सितंबर वाला पेपर जो कि री एग्ज़ाम हुआ था ड्यू टू नेट पेपर लीक जो हो गया था लास्ट ईयर। उसके मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 50 क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रैशनल चॉइस थ्योरी जो है वो कैसे इम्पैक्ट करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को विच हैज़ बीन स्ट्रांगली फेल्ट इन द एरियाज लाइक। कि रैशनल चॉइस थ्योरी मतलब कि तर्क आप यूज करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसको कैसे आप जो है एरियाज में उसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमें दिखता है। पहला बोल रहा ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में बिल्कुल हो सकता है, दूसरा है लोकल गवर्नमेंट में, तीसरा है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में एंड चौथा है थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, हमारे पास जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिलेटेड है वो तीन ऑप्शंस यहाँ हमें दिख रहे हैं, बी, सी और डी। बी, सी, डी में हमें क्या दिखता है कि रैशनल चॉइस थ्योरी जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है किस एरिया में करेगा। आई थिंक इट द आंसर वुड बी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, लोकल गवर्नमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट है टोटलिटेरियन, नॉट को बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, नॉट है। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अगर मेरे पास नॉट है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का टोटलिटेरियन गवर्नमेंट से क्या लेना देना है, पहले ये बताओ मुझे। तो जब लेना देना नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होता है ए। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। The will is free when its ends are its own so that it is self-determining. हीगल है, रूसो है, मैकेवली है, लॉक है एंड उनके स्टेटमेंट्स दिए हुए। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन सोचो पहले क्या होगा आंसर इसमें। मैं यहाँ पे जाऊंगी, यूज करूंगी मैं ऑप्शन नंबर 3 में, जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें मैं 1 लूंगी। The will is free when its ends are its own so that it is self-determining। तो हीगल ने ये स्टेटमेंट कहा है। जब मैं ए का 1 लूंगी तो ए के 1 के साथ मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है जो है ऑप्शन नंबर 2। उसके साथ मैं क्या देख रही हूँ, बी का 4 आ रहा है। इट इज द कंसेंट एंड नॉट द नीड विच मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट। तो कॉन्सेंट बेस्ड लेजिटिमेट गवर्नमेंट की लॉक बात करते हैं, तो बी का 4 हो गया। ठीक है, तो ए का 1, बी का 4। सी पे आते हैं, वर्च्यू इज इंडिस्पेंसिबल टू द सिटीजन एंड वर्च्यू की बात आ गई, सिटीजन स्टेट की बात आ गई, मैकियावेली से अच्छा नाम कौन ही होगा। लास्ट स्टेटमेंट है, मैन इज नेचुरली गुड इन द मॉरल सेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा डी का 2, दैट इज द रूसो। तो होता है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। अरे बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है यार, इसको तुमने नहीं किया तो क्या ही किया, फिर तुमने पढ़ाई नहीं की फिर तो। क्वेश्चन नंबर 4, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची कौन देगा यार, एक नाम याद कर लो, मिशेल्स ओलिगार्ची, रॉबर्ट मिशेल्स आंसर है बस। जेम्स बर्नहाम मैनेजरियल रेवोल्यूशन है, बस यही याद करना है तुमको, और क्या करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट डू पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, पब्लिक ओपिनियन, पॉपुलर मूवमेंट हैव इन कॉमन। क्या पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स, पब्लिक ओपिनियन, यहाँ पे मैं स्पेलिंग टिक कर देती हूँ पब्लिक की, पब्लिक ओपिनियन, पॉपुलर मूवमेंट्स हैव इन कॉमन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पावर। क्या मैं कह सकती हूँ ये सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पावर है? सोचो और फिर आंसर करो। सारे फॉर्मल है, कुछ इनफॉर्मल भी तो हो सकता है यार। पब्लिक ओपिनियन इनफॉर्मल नहीं होगा, फॉर्मल कैसे होगा? तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है। हेल्पिंग द गवर्नमेंट ऑफ द डे इन गवर्नेंस, नो। 5th क्वेश्चन का होता है ऑप्शन नंबर डी आंसर, एग्जिस्ट ओनली डेमोक्रेसीज। भाई पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, पब्लिक ओपिनियन, पॉपुलर मूवमेंट कहाँ होगा एग्जिस्ट, जब डेमोक्रेसी होगी यार, लोकतंत्र होगा तभी तो ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी। बेसिक सेंस, कॉमन सेंस यूज करो यार, क्वेश्चन आराम से क्रैक होगा तुम्हारा। आओ, विच डज नॉट कम अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज। यूपीएससी का भी रिजल्ट आया यार, 3 सर्विस कॉमन होता है, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, फॉरेस्ट सर्विस होता है। सोचो, ए और बी तो तुम सबको पता होगा, ए और बी देखो,
ऑप्शन नंबर 1 में भी है ए और बी, ए और बी, ए और बी। ऑप्शन नंबर 3 में भी बी है, तो बचता क्या है, सी और ई। इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन कस्टम सर्विस, ये दोनों सर्विस जो है वो नहीं है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, फॉरेन सर्विस नहीं होता है, इसको ध्यान देना, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। India has signed CTBT, India has signed PTBT, India supports common but differentiated responsibility in terms of climate change, India has signed RCEP, India refused to sign NPT because it is a discriminatory treaty। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी तो सब में ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो सब में ही है, ठीक है। आते हैं आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज साइंड CTBT, क्या इंडिया ने साइन किया है CTBT? सोचो और बताओ मुझे, डिड इंडिया साइन CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इंडिया ने क्या ये साइन किया था? मुझे लगता है आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। इंडिया ने क्या कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी साइन की है? सोचो यार, सी होगा, नहीं होगा ना सी, तो सी को एलिमिनेट करो। सी को एलिमिनेट करना है तो सी तो दो ऑप्शन से निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी तो किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता है। अब ऑप्शन नंबर सी और डी में देखो, बी डी कॉमन है, या तो ऑप्शन नंबर ई होगा या तो ऑप्शन नंबर ए होगा। दोनों ऑप्शन को फिर से पढ़ो, इंडिया हैज साइंड RCEP, या फिर ऑप्शन हो सकता है इंडिया सपोर्ट्स CBDR। ठीक है, दो ऑप्शन है कि इंडिया हैज साइंड RCEP, दैट इज द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, या तो होगा इंडिया सपोर्ट CBDR। देखो, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तुम थोड़ा सा भी अगर जानते होगे क्लाइमेट चेंज पे, तो क्या बोलते हैं इंडिया की, देखो कॉमन है, प्रॉब्लम कॉमन है और सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, तो ई को सपोर्ट करेगा वो। ए नहीं साइन किया था इंडिया ने, अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है फिर भी मैं बता रही हूँ, इंडिया हैज नेवर साइंड RCEP, तो आंसर होगा तुम्हारा ए तो नहीं होगा तुम्हारा, तो ऑप्शन होगा तुम्हारा बी, डी और ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु रोड हिंदू थ्योरी ऑफ IR, थोड़ा सा भी मास्टर्स में ध्यान देके अगर पढ़ा होगा तो तुम्हें बिल्कुल मुंह पे जबानी याद होगा, बिनोय कुमार सरकार जो है इसका आंसर है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डिके, पॉलिटिकल डिके कौन देगा? लुसियन पाई है, हंटिंगटन है, उसी के साथ है मेरे पास सिडनी वर्बा, एंड लास्ट है मेरे पास ऑप्शन एलमंड एंड पुवेल। पॉलिटिकल डिके जो है वो कौन देता है? पॉलिटिकल डिके कौन देगा? हंटिंगटन यार, उसकी तो खुद की बुक ही है पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, तो सैमुअल P हंटिंगटन ही तो आंसर होगा ना इसका। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज द की आइडिया दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय द पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो किस कंटेक्स्ट में जो है वो पुट फॉरवर्ड किया है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहाँ पे वो देगा? मैनेजमेंट में देखेगा, तो मैनेजमेंट में कहाँ देगा? जब प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट होगा, तो 10th क्वेश्चन का होता है ऑप्शन नंबर डी आंसर। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स और इंसिडेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दैट इज रिलेटेड टू द साइनो इंडिया रिलेशंस। चाइनीज इन्वेजन ऑफ इंडिया, वुहान स्पिरिट, गलवान वैली इंसिडेंट, नथुला स्कर्मिशेस। ओके, चाइना एंड इंडिया के रिलेशन में कुछ इवेंट्स हुए हैं जिनको आपको ध्यान से देखना है, एंड उसमें आपको उसका आंसर देखना है, उसको क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है। तो वुहान स्पिरिट है मेरे पास ऑप्शन, वुहान स्पिरिट है मेरे पास, चाइनीज इन्वेजन ऑफ इंडिया है। देखो, वुहान स्पिरिट जो है वो 1950s का हुआ है, ठीक है, एंड गलवान वैली जो इंसिडेंट है आपका, वो तो अभी आपने रिसेंट सुना होगा, गलवान वैली जो इंसिडेंट हुआ है आपका, ठीक है, गलवान वैली इंसिडेंट जो है आपका रिसेंट है। अगर मेरा गलवान वैली इंसिडेंट जो है 2020 का, मैं अगर वुहान से स्टार्ट करूं एंड बी को लूं मैं और सी पे खत्म करूं, तो बी के बाद सी देखो दो ऑप्शन में आ रहा है, नहीं 3 ऑप्शन में, या तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, या तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, या तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन में जो है स्टार्टिंग किससे होगा? चाइनीज इन्वेजन ऑफ इंडिया,
बी पॉइंट तो वुहान स्पिरिट है, वो मुझे पता ही है, 1950s का है। तो चाइनीज इन्वेजन ऑफ इंडिया भी वहीं पे होगा, तो कहीं ना कहीं तो 11th क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है यार, क्वाजी फेडरल कैसी वेयर है, रटा रटाया क्वेश्चन है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन होगा, सोचो। कोऑपरेटिव है, बार्गेनिंग है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। डी के 2 से अगर मार्क करोगे तुम, डी का 2 देखो, 2 ऑप्शन मिल गए तुम्हें। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन देगा, या बार्गेनिंग फेडरलिज्म कौन देगा, कोऑपरेटिव कौन देगा, सोचो। ग्रैनवेल ऑस्टिन। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन देता है, ग्रैनवेल ऑस्टिन होगा आंसर, बताओ मुझे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आंसर है ग्रैनवेल ऑस्टिन। केसी वेयर है तुम्हारा क्वाजी फेडरल, और बार्गेनिंग फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को है आप मार्क करो। ठीक है, तो ए का 3 एंड डी का 2, ए का 3 एंड डी का 2, तो क्वेश्चन नंबर 12 का होता है ऑप्शन नंबर 2 आंसर। अब आते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 क्या कह रहा है, स्टीफन बी ऑसबोर्न ने, एंड इसमें ऑप्शंस दिए हुए मुझे द एनपीएम इम्प्रूविंग रिसर्च एंड पॉलिसी डायलॉग। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मुझे क्रिस्टोफर हुड का एनपीएम एंड इंट्रोडक्शन, जैन एरिक लेन द आर्ट ऑफ द स्टेट कल्चर रेटोरिक एंड पब्लिक मैनेजमेंट, एंड द लास्ट ऑप्शन जो मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइकल बार्जले पब्लिक मैनेजमेंट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं चलूंगी क्रिस्टोफर हुड के साथ। जब मैं क्रिस्टोफर हुड को देखूंगी तो क्रिस्टोफर हुड से मुझे एक नाम बिल्कुल तुरंत आना चाहिए, जो क्रिस्टोफर हुड का जो मेजर एरिया जो रहा है रिसर्च का, वो कहीं ना कहीं उनका रिसर्च रहा है एनपीएम पे। अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर आइडिया है क्रिस्टोफर हुड के बारे में, तो क्रिस्टोफर हुड जो है वो अपनी ज़्यादातर बुक्स जो हैं वो बेसिकली एनपीएम के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टोफर हुड को अगर मुझे चूज़ करना हो तो एनपीएम पे मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है द एनपीएम इम्प्रूविंग रिसर्च एंड पॉलिसी डायलॉग, एंड द सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास एनपीएम एंड इंट्रोडक्शन। तो बी के 2 के साथ जाऊंगी मैं। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा द एनपीएम जो ये वाला है द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, 1 सेकेंड, यस, द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो तुम्हारी बुक है इम्प्रूविंग रिसर्च एंड पॉलिसी वाला जो ये वाला है डायलॉग, ये है माइकल ब्रेजले का। तो डी के 1 के साथ जाऊंगी, डी का 1 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, स्टीफन पी ऑसबॉर्न ने ए का 4 पब्लिक मैनेजमेंट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन द बिजनेस एंड द मैनेजमेंट, तो ए का 4, डी का 1, ए का 4, बी का 3 हो गया क्रिस्टोफर हुड का द आर्ट ऑफ द स्टेट एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जैन एरिक लेन का है। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकने के इसके बहुत सारे चांसेस है। क्रिस्टोफर हुड को जो है आर्ट ऑफ द स्टेट से आपको याद करना है, जस्ट अ सेकेंड, डी का 1 है मेरे, सॉरी डी का 1 इधर है, ऑप्शन नंबर 2, ए का 4 पब्लिक मैनेजमेंट, बी का 3 एंड सी का 2, यस। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, 1 सेकेंड, 13th का है बी ऑप्शन, यस। 14th का है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया। 14th क्वेश्चन का होता है एनआईसी, कि एनआईसी जो एक ऐसा, अगर आपने इसको थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, पॉलिसी वाला जो टॉपिक आपका आता है नेट के में, उसमें सीधा एनआईसी पढ़ाया जाता है, जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ई गवर्नेंस वगैरह की बात की जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, हु ऑब्जर्व द इंटेलेक्चुअल डोमिनेंट ग्रुप्स डेप्यूटीज एक्सरसाइजिंग द सबऑर्डिनेट फंक्शंस ऑफ द सोशल हेगेमनी। एक कीवर्ड जान लो, हेगेमनी पकड़ लो, हेगेमनी जहां भी आएगा तुम्हें सीधा सीधा आंख मूंद के जो है एंटोनियो ग्राम्शी पे मार्क कर देना बिना कुछ सोचे समझे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, कंजर्वेटिज्म के रिगार्डिंग कौन से 2 मतलब स्टेटमेंट्स है, कोडेड क्वेश्चन है, कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कंजर्वेटिज्म के बारे में क्या क्या बोल रहा है ये, कि कंजर्वेटिज्म जो है पोस्टुलेट्स द कलेक्टिव लीडरशिप, प्रमोट्स ट्रीटीज टू अचीव द पीस एंड ऑर्डर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। सिंपथीज विद फ्री मार्केट आइडियोलॉजी, ग्रेटर एम्फोसिस ऑन नेशनलिज्म एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। कंजर्वेटिज्म जो है पुराने विचारों पे ध्यान देता है, जहाँ पे उसका जो है सिंपथी, फ्री मार्केट आइडियोलॉजी एंड इनका फोकस जो होता है वो नेशनलिज्म एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट से ज़्यादा होता है। ये चीज़ मैंने कितनी बार क्लास में समझाई है कि कंजर्वेटिव जो है वो अपने पुराने रूढ़िवादी विचारों को ज़्यादा मानते हैं। एंड सी पॉइंट क्या कह रहा है वो भी पढ़ो। Disposition or an attitude of mind placing their faith in pragmatism, tradition history B और C तो मुझे रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 16th में B और C मुझे रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में मुझे ऑप्शन मिल रहा है। एक है नेशनलिज्म एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, C वाले में प्रैग्मेटिज्म, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री की बात कर दी गई है, ठीक है। B और C को तो मैं किसी हालत पे छोड़ ही नहीं सकती हूँ। तो B और C कहाँ पे मुझे मिल रहा है? बी 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 नहीं, तो मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। तो आगे मैं चलती हूँ, एक बार देख लेती हूँ और भी ऑप्शन। इट प्रोवाइड्स अ मॉडल फॉर चेंज और कंजर्वेटिज्म, क्या दूर दूर तक रिश्ता नाता है कोई? कंजर्वेटिज्म और चेंज की बात करेगा? नहीं, तो डी ऑप्शन को एलिमिनेट करो। लास्ट पे आते ई वाले पे। कंजर्वेटिव्स जो है बिलीव करते इक्वालिटी एंड दे वर्क टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द वेरियस काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पे जो है डी और ई तो मुझे समझ आया नहीं, ए जो है वो उसका आंसर नहीं होगा। तो मेरा जो है 16th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें है बी एंड सी। बी एंड सी, इसको अच्छे से पढ़ते हुए जाना आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्या कह रहा है? एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ द डायलेक्टिक्स इन सोशल लाइफ इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ। डायलेक्टिक्स है, स्टार्टिंग किससे करेगा? कार्ल मार्क्स। हिस्ट्री से करता है, क्योंकि हिस्ट्री को ही मानता है वो हर चीज़ का मेन जड़ है। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज़ द मेजर सेंस ऑफ द क्लास स्ट्रगल, वो सब जगह हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस देता है। तो जब डायलेक्टिक्स की भी बात करेगा तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से तो निकालेगा ना। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ द डायलेक्टिक्स इन सोशल लाइफ जो है वो रिप्रेजेंट किससे होगा? हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म से। ओके, आते हैं लिस्ट 1 जो है पार्टीज के नाम है, लिस्ट 2 जो है कंट्रीज के नाम है, जहाँ जहाँ ये कंट्रीज जो हैं वो फॉर्म होती हैं। अवामी लीग, रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी से तो एक ही नाम याद करो, अमेरिका। बी का 4, बी के 4 में 2 ऑप्शन मिल गए। अवामी लीग, ओके। इस्लामिक सैल्वेशन फ्रंट, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी तो तुम्हारी ब्रिटेन में, ए का 3 और बी का 4। ए का 3, बी का 4, 2 ऑप्शन मेरे क्रैक होते हैं। अब आते हैं अवामी लीग पे। अवामी लीग जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा अगर बांग्लादेश का, इंडो बांग्लादेश का तुम पढ़ते हो तो वहाँ पे तुम्हें अवामी लीग का थोड़ा सा जिक्र मिलता है। तो अवामी लीग जो है डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। अवामी लीग जो है वो तुम्हारा डी का 1 हो जाएगा। एंड तुम्हारा बचता क्या है फिर? तुम्हारी सिर्फ एक ही पार्टी बचती है, वो है इस्लामिक सैल्वेशन फ्रंट। इस्लामिक सैल्वेशन फ्रंट, ये कहाँ की पार्टी बची तुम्हारी? इस्लामिक सैल्वेशन फ्रंट होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा अल्जीरिया का इस्लामिक सैल्वेशन फ्रंट। तो ऑप्शंस मार्क करो। ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा क्या? ए का 3, बी का 4, सी का 2, सी का 2 एंड डी का 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लेबर पार्टी में ए का 3, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यू प्रोविजंस अंडर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंक्लूड्स strict norms for misleading advertisement, establishment of the Central Consumer Protection Authority, inclusion of the e-commerce, direct selling, alternate dispute resolution through mediation, power of the consumer to। अरे यार ई वाले पे जाओ। ई वाला क्या फालतू बकवास कर रहा है? ई वाला पढ़ो दोबारा से, क्या बोल रहा है? पावर्स ऑफ द कंज्यूमर टू कंप्लेन हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड, क्या रिस्ट्रिक्ट की जाएगी? तो ई को पहले एलिमिनेट करो। ई को एलिमिनेट करोगे 2 ऑप्शन तुम्हारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखो बी सी डी तुम्हारे दोनों में कॉमन है, बसता ए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। क्या ये तुम कह सकते हो ये गलत है? आई डोंट थिंक सो, इट्स रॉन्ग। तो 19th क्वेश्चन में हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी और डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला टोटल रेवोल्यूशन कौन होगा यार? संपूर्ण क्रांति, जेपी नारायण। सिंपल आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? Indian national movement has many streams. One of them was extremist. From the following, identify which is correct. अब यहाँ पे extremist leader कौन कौन है? गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय हैं तुम्हारे, बिपिन चंद्र पाल हैं, उसी के साथ है गोपाल कृष्ण गोखले, एंड द लास्ट वन इज तुम्हारे दादा भाई नारोजी।
तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन होंगे तुम्हारे, वो देखना है हमें। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स पे अगर हम लोग देखें तो तुम्हारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं उसमें तुमको याद करना लाल, बाल और पाल। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो लाल, बाल, पाल की जो जोड़ी है ABC, वो मेरे को मिलता है ऑप्शन नंबर 1 में। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ठीक है, आगे आओ। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पे देखो INF ट्रीटी है, अजम्पशन ऑफ प्रेसिडेंसी बाय मिखाइल गॉर्बाचेव। तो देखो पहले आएगा सी, फिर आएगा पहले आएगा डी, फिर आएगा सी, क्योंकि अजम्पशन ऑफ प्रेसिडेंसी बाय मिखाइल गॉर्बाचेव होता है 1988 या 89 में होता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन होता है 1991 में। तो पहले आएगा डी, फिर आएगा सी। तो पहले डी देखो, फिर सी देखो। डी और सी, डी और सी कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, पहले देखो डी एंड देन देखो सी। देखो यहाँ पे आ रहा है मेरा एक ऑप्शन डी और सी, एंड यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा ई, INF ट्रीटी। तो INF ट्रीटी की अगर मैं बात करूँ तुम लोगों के लिए, तो INF ट्रीटी क्या है बेसिकली, ये ट्रीटी का फुल फॉर्म बताती हूँ पहले। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, जो एक बायलैटरल आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी थी USA एंड सोवियत यूनियन के बीच में, जो साइन हुई थी 1987 एंड मैंडेट करती है एलिमिनेशन ऑफ द ऑल ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स। तो बेसिकली INF जो है 1987 का जो है वो ट्रीटी है। ठीक है, तो मिखाइल गॉर्बाचेव का अगर मैं देखूं तो डी के बाद अगर मैं ई रख रही हूँ तो DE के बाद मुझे सी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि डिसइंटीग्रेट तो हो गया था सोवियत यूनियन 1991 के बाद। ठीक है, तो DEC रखूँ अगर मैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ए और बी आ रहा है। डिमाइज ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्ट यूरोप हुआ था, यस, सी के बाद ए आ जाएगा। ईस्ट यूरोप जो है वो सारा तो सोवियत के अंदर था, DECAB। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 4। एक सेकेंड रुको रुको रुको, हम लोग को छूट तो नहीं रहा इसमें। अगर मैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करूं, अगर जर्मनी की बात करूं मैं, तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है वन सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत। तो देखो DE, वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 22 में INF तुम्हारा 87 का। ठीक है, तो E तो तुम्हारा आना ही आना है फॉर श्योर। यस, DEA, यस, अजम्पशन ऑफ प्रेसिडेंसी बाय मिखाइल गॉर्बाचेव। INF ट्रीटी आएगा, उसके बाद डिमाइज ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्ट यूरोप आएगा, क्योंकि वो सारे बर्लिन ब्लॉक जो पूरा हुआ था कि कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा लहर फैल गई थी, उसके कारण डिमाइज हो गया था कम्युनिज्म का ईस्ट यूरोप में, यस। फिर आता है तुम्हारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड लास्ट आएगा तुम्हारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, DEABC, यस। एंड द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द जो क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हारा जो ऑप्शन ID था उसके अकॉर्डिंग भी DEABC है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। अब देखो इसमें स्टेट्स दिए हुए हैं, इसमें भी तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो। देखो गुजरात जो है वो तुम्हारा 60s में बना हुआ स्टेट है। क्यों होगा 60s में बना हुआ स्टेट? क्योंकि वो बॉम्बे से अलग हुआ था। ठीक है, तुम्हारा बॉम्बे से अलग हुआ था, गुजरात 60s में 1960 में ही अलग हुआ था। तो गुजरात तुम्हारा है बहुत पहले का बना हुआ। बिहार जो है वो रिसेंट है, 2000 का बना हुआ है। ठीक है, तो डी के बाद ए को ढूंढो। अगर तुम्हें डेट नहीं याद है तो देखो डी के बाद ए इधर आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा 23rd जो है क्वेश्चन उसमें वन सेकेंड, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर ऑफ फॉर्मेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो तुम्हारा ए पहले कैसे आ रहा है इसमें? यस, ए इसमें पहले कैसे आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में? वन सेकेंड, अगर मैं वन सेकेंड, गुजरात जो है तुम्हारा 1960, मैं तुम्हें इसमें ईयर ऑफ फॉर्मेशन दे रही हूँ, मुझे लग रहा है क्वेश्चन बहुत गड़बड़ किया इन लोगों ने। बिहार जो है तुम्हारा, बिहार जो तुम्हारा बना है वो ओके ओके ओके, बिहार का दिया हुआ है ना, ओ सॉरी माय मिस्टेक। बिहार जो है तुम्हारा वो 1912 का है,
गुजरात जो है तुम्हारा वो 1960 का बना हुआ है, जैसा मैंने बताया था वो बॉम्बे से अलग हुआ था, ठीक है। और जो तुम्हारा राजस्थान है, राजस्थान का जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन है वो है 1949, ओके। जब मैं नागालैंड का देखती हूँ तो नागालैंड जो है तुम्हारा वो तुम्हारा 60s एंड 70s में तुम देखते हो पूरा जो है नॉर्थ ईस्ट वाला होता है, तो 1963 का बना हुआ है। एंड लास्ट जो है तुम्हारा एचपी जो है तुम्हारा हिमाचल, 1 सेकेंड, हिमाचल प्रदेश जो है तुम्हारा बनता है 1971 में, ओके। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो अप करें तो पहले आता है ए, फिर आएगा हमारा बी, फिर आएगा डी, ओके। इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 में आएगा पहले ए, फिर बी, फिर ऑप्शन आईडी जो है यहाँ पे गलत दी हुई है, क्योंकि अगर मैं डेट्स के अकॉर्डिंग चलूँ तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आंसर होना चाहिए था पहले बिहार आएगा फिर राजस्थान आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन शुड बी ए बी के बाद ई आएगा, तो ए बी ई के हिसाब से अगर तुम चलो तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि ये इसका सीक्वेंस मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन आईडी में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। आते हैं 25th में, थिंकर ऑफ एंटी कलोनियल स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशनरी एक्शन। एंटी कलोनियल यार तुम्हारे को मिल गया हिंट, फ्रांस फैनन पे टिक मार दो। क्वेश्चन नंबर 26, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट्स, एंड दिया हुआ इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। इन सबको क्रोनोलॉजी में करना है। अब इंडिकेशन ऑफ राइट्स किसकी बुक है, किसी को याद है? अब इंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द विमेन कौन लिखा है, किसने लिखा है यार? द ग्रेट थिंकर ऑफ फेमिनिज्म, क्या किनको बोलते हैं? मैरी वोल्सटोनक्राफ्ट। ईयर क्या है इसका? 1792, ठीक है। आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन लिखते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर कौन है भाई? लॉक है या रूसो हैं? तो रूसो अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर हैं, वो उनकी बुक कब आई होगी? उसका डेट का हिसाब लगाओ तो 1762 की बुक है उनकी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सब मैंने पहले ही बोला कि ये सब याद करके रखो। ऑन लिबर्टी किसकी बुक है? ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी की किसकी बुक है? मिल यार, जेएस मिल। ऑन लिबर्टी किसकी बुक है? जेएस मिल की, जो लिखी गई है 1859 में। एंड ईपीएम, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये कौन लिखेगा सोचो? तुम्हारा कौन लिख सकता है यार? कार्ल मार्क्स, क्लास स्ट्रगल, उसकी बुक ही तुम्हें नहीं याद आ रही है क्या यार? क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, अब मेरे पास बुक्स आ गई हैं। एंड एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट, ये भी मैं बता देती हूँ किसकी बुक है। ये लिखी है तुम्हारी हीगल ने, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट ये लिखी है तुम्हारी हीगल ने, एंड इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1821, ठीक है। अब मेरे को डेट्स पता चल गए। सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा 26 में? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या आएगा इसमें सबसे पहले? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बी के बाद ए पे जाऊंगी मैं, ठीक है। बी के बाद ए पे जाऊंगी, फिर आएगा तुम्हारा सी, फिर तुम्हारा आएगा ई, फिर आएगा तुम्हारा डी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का होता है ऑप्शन नंबर 3 आंसर। आते हैं इस पे 27 पे। सोशलिज्म पे है, फेमिनिज्म है, इकोलॉजिज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म है, ओके। अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आए इस क्वेश्चन में तो एक तुक्का तुम लगा सकते हो, बहुत प्यार से लगा सकते हो। बेल हुक्स जो है वो एक फेमिनिस्ट थिंकर है, बी का 4, एंड डी जो है मल्टीकल्चरलिज्म वो चार्ल्स टेलर से रिलेटेड है, तो डी का 2, बी का 4। इतना भी तुक्का अगर लगा दिया तुमने तो तुम्हारा हो गया आंसर क्रैक। एंड 27th क्वेश्चन का होता है ऑप्शन नंबर 4 आंसर, ठीक है। देखो बी का 4 फेमिनिज्म बेल हुक्स, बी का 4 डी का 2 मल्टीकल्चरलिज्म चार्ल्स टेलर, यहाँ पे ऑप्शन है, तो बी का 4 डी का 2। इकोलॉजिज्म स्कूमैचर को याद करो, मैंने पढ़ाया भी इकोलॉजिज्म में। सोशलिज्म में थॉमस पिकेटी को याद करना है, ठीक है। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंट्स ऑफ इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेरिएंट्स ऑफ इंटरनेशनल लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म के इंटरनेशनल में वेरिएंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। 28 क्वेश्चन में देखते हैं, ओके। लिबरलिज्म की बात कर रहा है ये, इंटरनेशनल लिबरलिज्म की, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? क्लासिकल तो इसका कभी पार्ट ही नहीं होगा,
इंटरनेशनल लिबरलिज्म में क्लासिकल लिबरलिज्म क्या करेगा? इंटरनेशनल लिबरलिज्म जो है कहीं ना कहीं वो कोऑपरेशन की बात करता है, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस की बात करेगा। तो 28th क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी को मैं इंक्लूड करूंगी। दैट विल बी द क्वेश्चन 20 नंबर 8 का होता है ऑप्शन नंबर सी आंसर। आते हैं 30th पे। 30th क्या बोल रहा है? सोशल ऑडिट के क्या एडवांटेजेस होते हैं? क्या पूछ रहा है? एडवांटेजेस ऑफ सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट के क्या फायदे हैं? तो सोशल ऑडिट पहले क्या होता है वो पता है किसी को क्या है सोशल ऑडिट? सोशल ऑडिट को पहले समझना है एंड उसके बाद हमें बताना है कि सोशल ऑडिट के क्या क्या फायदे होंगे। देखो, सोशल ऑडिट होने के क्या फायदे होते हैं कि अकाउंटेबिलिटी रहेगी, कलेक्टिव डिसीजन रहेगा। तो इसको अगर तुम बेसिक सेंस से भी अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो benefits local bureaucracy and elected representative, train the community in audit practices, promote collective decision making and sharing responsibility, encourages e-democracy। तो मुझे लगता है इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो इन लोगों ने कोडेड क्वेश्चन इसको रखा है, बट मुझे लगता है इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए क्योंकि इसमें सब कुछ ही आप जो है आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं इंक्लूड करना चाहिए। एंड सोशल ऑडिट का मैं आपको मतलब बता दूं कि देखो, सोशल ऑडिट क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे आप इवैल्यूएट करते हो और असेस करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक गवर्नमेंट को कि वो अपने काम को एथिकली कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इंडिया में जब सोशल ऑडिट की स्टार्टिंग होती है तो हम उसको ओम्बड्समैन के नाम से जो है स्वीडन से अडॉप्ट करते हैं एंड इंडिया में जो है उसको लोकपाल। मैंने इस पर पूरी वीडियो बना रखी है, अगर आप लोग चाहें तो वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। सोशल ऑडिट पे पूरा मैंने उसको समझाया है आपको एंड उसमें ये भी बताया कि सोशल ऑडिट जो है इंडिया में कौन से स्टेट में पहली लागू हुई थी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पहला स्टेट बनता है जहाँ पे हम सोशल ऑडिट को देख सकते हैं वो इंडिया में हम देखते हैं कि सोशल ऑडिट हमें मनरेगा के फॉर्म में दिखता है, अर्बन एरियाज के फॉर्म में दिखता है। एंड उसी के साथ जब इंडियन स्टेट की बात करें हम कि सोशल ऑडिट पहला कौन से इंडियन स्टेट में हुआ था, तो वो केरला था जहाँ पे पूरा इसको कंप्लीट किया गया था। ठीक है। एंड मेघालय जो है 2017 में पहला स्टेट ऐसा बनता है जो इस पूरे सोशल ऑडिट को जो है अपने स्टेट में जो है वो लागू करता है। अब आते हैं इस पे, हु हैज एनविजन्ड द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इनटू अ डिवाइन लाइफ एंड इन अ डिवाइन बॉडी। डिवाइन लाइफ, डिवाइन बॉडी कौन होगा यार? औरोबिंदो घोष। आंख मूंद के क्वेश्चंस के आंसर करने चाहिए सब तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? इंडिया विल नॉट यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट द नॉन न्यूक्लियर स्टेट। करेक्ट। इंडिया इज कमिटेड टू NFU, नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। करेक्ट। इंडिया विल ट्रांसफर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। नहीं 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 नहीं, सी तो हटाओ भैया। ए और बी तो फिर भी ठीक है, सी को कैसे रख लोगे? ए और बी सब में ही दे दिया है क्या इन लोगों ने? ए और बी, ओके। तो सी को तो हटाओ, सी तो बिल्कुल नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। तो सी को अगर हटाती हूँ मैं तो मेरे पास बचते हैं दो ऑप्शन, ए और बी, और ए, बी और डी। ई डी पे चलते हैं। इंडिया विल एक्सटेंड इट्स न्यूक्लियर एम्ब्रेला टू द फ्रेंडली नेबरिंग। नहीं, ये भी बात नहीं बोली गई थी। इंडिया विल डेवलप अ क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंट। हाँ, ए, बी और ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर ग्रुप who which is the group of people who come together to contest election and hold power in the government? कौन ऐसे लोग हैं जो एक ग्रुप बना के जो है वो आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं एंड होल्ड पावर करते हैं गवर्नमेंट पे? प्रेशर ग्रुप कभी तुम्हारे इलेक्शन नहीं लड़ेगा, इस दिमाग को गार्ड मान लो। प्रेशर ग्रुप जो है कभी इलेक्शन नहीं लड़ता है। तो ए को एलिमिनेट करो। ए अगर मैं एलिमिनेट करती हूँ तो मेरे पास बचता है पॉलिटिकल पार्टी, इंटरेस्ट ग्रुप एंड बिजनेस लॉबी, रिलीजियस ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप का गवर्नमेंट और इलेक्शन से क्या काम होगा? पहले ये सोचो, इलेक्शन का तुम्हारा गवर्नमेंट और इस सब से क्या काम होगा तुम्हारा? इंटरेस्ट ग्रुप का, बिजनेस लॉबी का, रिलीजियस ग्रुप का। तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, वो है तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? चाइना हैज ब्लॉक्ड इंडियाज मेंबरशिप टू NSG।
इंडिया हैज रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ द चाइना प्रमोटेड BRI. गुजरात डॉक्ट्राइन बिलीव्स इन रेसिप्रोसिटी. नहीं, सी वाला हटाओ यार. गुजरात डॉक्ट्राइन क्या बोलते हैं? नॉन रेसिप्रोसिटी. हम बड़े भाई बन के तुम्हारा काम कर देंगे पर हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए. तो सी को रिमूव करो. सी रिमूव कर दे. ABD ऑप्शन मिल गया. फिर भी पढ़ते हैं आगे तक ऑप्शंस. इंडिया एंड चाइना विल कोऑपरेट ईच अदर इन क्लाइमेट चेंज टॉक्स. साइनो इंडियन ट्रेड इन अरे ई भी हटाओ यार. सी और ई तो हो ही नहीं सकता. सी और ई को अगर एलिमिनेट करती हूँ मैं तो मेरे पास आता है ऑप्शन A, B और D. बस सिंपल. हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजीरियल रेवोल्यूशन? लड्डू क्वेश्चन है. जेम्स बर्नहाम इसका आंसर है. आते हैं नेक्स्ट पे. व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइंस ही शी एड्रेसेस द रेजिग्नेशन लेटर टू. जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन करेगा तो वो किसको अपना लेटर पकड़ाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन करेगा तो वो अपना रेजिग्नेशन जो है किसको पकड़ाएगा? ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है. ऑप्शन है तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद है तुम्हारा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. देन है तुम्हारा आंसर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द लास्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट जो है वो अपनी जो रेजिग्नेशन है वो किसको पकड़ाएगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पकड़ाएगा. क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? विच स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कैंपेन इन इंडिया. कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है विद रेफरेंस टू इलेक्शन कैंपेन इन इंडिया? गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज. नहीं 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 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है किसी कीमत पे. ये तो हो ही नहीं सकता है. आर इनकरेक्ट. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर द इलेक्शन कैंपेन. नो, नेवर. ये कब से होने लग गया भाई? ए को तो हटाओ. इनकरेक्ट. नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोट्स. ये बिल्कुल ट्रू है. नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन. ये भी ट्रू है. नो पार्टी और कैंडिडेट कैन अपील टू द वोटर्स इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन. बिल्कुल सही है. वंस इलेक्शन आर अनाउंस मिनिस्टर कैन नॉट ले द फाउंडेशंस ऑफ एनी. हाँ बिल्कुल ट्रू है. BCDE बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन नंबर A जो है वो इनकरेक्ट है. तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1. ओके, आते हैं नेक्स्ट पे. अरेंज द कमीशंस और कमिटीज फॉर इम्प्रूविंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर. किसी ने मेरी अगर वीडियो देखी होगी कमिटीज एंड कमीशन पे तो वो तो क्वेश्चन यूं सॉल्व करेगा. बलवंत राय मेहता है, भोर कमेटी है, राज मन्नार है, पुंछी कमीशन है, सरकारिया है. बलवंत राय मेहता कब आई थी पहले ये बताओ मुझे. बलवंत राय मेहता आई है 57 पे. ठीक है, बलवंत राय मेहता कब आई है? 57 में. भोर कमेटी कब आई होगी? भोर कमेटी तुम्हारी जो है वो 1943 में आई है. तो डी से शुरू होगा, ए फिर आएगा. डी और ए से मेरा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3. फिर आता है ई, राज मन्नार, जो कि तमिलनाडु सरकार लेके आई थी. ठीक है, DAE. उसके बाद आएगा तुम्हारा सरकारिया. सरकारिया तुम्हारा कब आया? सरकारिया जो है तुम्हारा वो कब आया? सरकारिया कमीशन आया 1983 में. एंड द लास्ट वुड बी द पुंछी कमीशन जो कि रिसेंट है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा इसका. आते हैं नेक्स्ट पे. अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल रिलेशन थिंकर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल रिलेशंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इस अगर क्वेश्चन का देखूं मैं, मुझे एक नाम दिख रहा है थ्यूसिडाइडस. थ्यूसिडाइडस से पहले कोई मुझे थिंकर दिख ही नहीं रहा है. अगर मैं थ्यूसिडाइडस को पहला मानती हूँ तो देखो सारे ऑप्शन ही इन लोगों ने शैतानी ये की है कि सारे ऑप्शन उनमें से डाल दिए. ठीक है, या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं केनेथ वॉल्स लूँ या तो मैं EH कार लूँ. अगर मैं केनेथ वॉल्स को देख रही हूँ तो केनेथ वॉल्स जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ती हूँ तो केनेथ वॉल्स जो है मुझे बहुत बाद के थिंकर दिखते हैं. EH कार का जो 20 ईयर क्राइसिस है वो मुझे पहले याद आ रहा है. तो अगर मैं C के बाद E ले रही हूँ फिर मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो मैं A लूँ या तो मैं B लूँ, हैंस जे मॉर्गेंथो. तो अगर मैं याद करूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में EH कार के बाद मुझे दिखते हैं हैंस जे मॉर्गेंथो. तो अगर मैं लूँ CEB, यस, A और D. ठीक है, A और D, क्योंकि केनेथ वॉल्स जो है अगर उनका मैं टाइम पीरियड देखूं तो उनका टाइम पीरियड कब आता है? केनेथ वॉल्स जो है उनका टाइम पीरियड जो है न्यू रियलिज्म से आता है और उनका कहीं ना कहीं
वो जो उनका मेजर एरिया रहता है वो न्यू रियलिज्म पे रहता है, एंड उनका पूरा जो वर्क ही रहता है उस पर थ्योरी ऑफ न्यू रियलिज्म पे रहता है। तो न्यू रियलिज्म का आइडिया ही बहुत बाद में है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 39 मुझे कोई सॉल्व करने बोलेगा, सबसे पहले मैं लूँगी थ्यूसिडाइडस। थ्यूसिडाइडस के बाद मुझे लेना ई एच कार, ठीक है, एकदम बिल्कुल लॉजिकल सोचो। ई एच कार के बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, ई एच कार होगा तो सी के बाद होगा तुम्हारा ई एच कार के बाद जो 20 ईयर क्राइसिस के बाद मॉर्गेंथो जी आ जाते हैं सबसे बड़े थिंकर रियलिज्म में, ठीक है। तो थ्यूसिडाइडस, ई एच कार, सी ई बी एक ऑप्शन है तुम्हारा, एंड क्वेश्चन नंबर 39 इज गो टू गो, ठीक है, ऐसे क्रैक करा करो। व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश, अरे देखो ऐसे क्वेश्चंस ना आ जाते हैं पेपर में, बट डोंट पैनिक, क्योंकि पेपर आ गया तो आ गया, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम्हें आता है, ब्रूट मेमोरी है किसी की, बहुत ज़्यादा रट के आया है तो वो कर ले तो कर ले। अब नहीं आता है तो उस सिचुएशन में ये कर सकते हो, तुक्का मार सकते हो कि देखो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है 49 में, तो आरबीआई का फॉर्मेशन कब होगा, एक एग्जाम्पल लेके चलो, कब होगा आरबीआई का फॉर्मेशन, आरबीआई कब एस्टैब्लिश होगी इंडिया में, किसी को अगर याद है तो। अगर इंडिया इंडिपेंडेंट 47 में हुआ है, अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे अगर क्वेश्चन नहीं होता मैं 51 मार्क करती, बट इसका जो आंसर है वो 35 है। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एस्टैब्लिश हो चुका था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 40 का जो होता है ऑप्शन नंबर 3 आंसर, ये आप याद कर लीजिए, आगे के पेपर के लिए आपको काम आ सकता है। इंडिया सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी, उस टाइम पे तुम्हारे लीडर कौन थे, पोखरण 2 के टाइम पे कौन थे, लुक ईस्ट पॉलिसी पे कौन थे, पंचामृत, पंचामृत में देखो तुम्हारे होंगे नरेंद्र मोदी, लुक ईस्ट पॉलिसी में नरसिम्हा राव, पोखरण 2 के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी में इंदिरा गांधी। तो 41 का क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो ए का 4 से पहले मैच कर लो, ए का 4, ए का 4, ए का 4, 2 ऑप्शन मिल गए। बी का 3 उन्होंने पहले ही बता दिया तो मुझे कोई काम ही नहीं करना, ए का 4, बी का 3 हो गया। सी का 2, सी का 2, ए का 4, बी का 3 एंड सी का 2, ये मेरे को मिल गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 41 का, सबसे इजी। ओके, आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की बात कौन सी चीज़ें सही नहीं है। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, CMD बिल्कुल सही है, NFU नो फर्स्ट यूज बिल्कुल सही है। इन पोस्ट पोखरण 2 फेज इंडिया हैज अग्रीड, नो 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 नो, इंडिया नेवर अग्री टू साइन NPT एंड CTBT। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 42 का होता है ऑप्शन 3 आंसर, ठीक है, एंड बाकी ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ, किसका आउटकम था ये बेसिक स्ट्रक्चर, किसका आउटकम था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, पहले मैं बता दे रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जुडिशरी जो है इंटरप्रेट करता है ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, याद करो यार, केशवानंदा भारती केस कैसे भूल रहे हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज स्टिल द सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड, ठीक है, उसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रेफर टू माइग्रेट टू अमेरिका, अमेरिकन ड्रीम इज स्टिल इंटैक्ट, USA is the most indebted country of the world, global surplus capital gets accumulated in the USA, USA still is the global leader in the development of new innovative technology। तो देखो E को करेक्ट अगर एक मिनट, अमेरिकन ड्रीम इज स्टिल इंटैक्ट, बेस्ट एंड द हाइटेस्ट ब्राइटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रेफर टू माइग्रेट टू अमेरिका, ओके। 44th का अगर मैं देखूं तो मैं इसमें ऑल ऑफ द अबव मैं मानना चाहूँगी, क्यों, क्योंकि येस USA इज़ द मोस्ट इंडेप्टेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसने बहुत लोन्स ले रखे हैं। तो अगर मैं आपकी जगह होती तो 44th को 4 मार्क करूँगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, इनसाइड आउट अप्रोच, आउटसाइड इन अप्रोच, थ्योरी ऑफ रिलेटिव गेम। अब मैं देखो इसमें लगाऊंगी टैक्टिक, टैक्टिक क्या लगाऊंगी वो आप लोगों को सिखाती हूँ। कभी भी रियलिज्म को पढ़ो तो रियलिज्म के साथ एक उसका एक कीवर्ड याद कर लो, रिलेटिव गेन, ठीक है। तो C का 1 तो होना ही होना है फॉर श्योर, और अगर C का 1 होगा तो तुम्हारा लिबरलिज्म के साथ एब्सोल्यूट गेन बिल्कुल याद कर लो, C का 1 और D का 2। अब आते हैं इनसाइड आउट अप्रोच एंड आउटसाइड इन अप्रोच, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है स्ट्रक्चरल रियलिज्म और एक है तुम्हारा क्लासिकल रियलिज्म। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इनसाइड आउट अप्रोच जो है
वो मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। इनसाइड आउट अप्रोच क्या कह रहा है कि फोकस करता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल स्ट्रेंथ होता है, रिसोर्स का कैपेबिलिटी होता है, वो ड्राइव करता है कहीं ना कहीं इनोवेशन एंड सक्सेस को। तो इनसाइड आउट अप्रोच जो स्ट्रैटेजी है वो तुम्हारी किस में यूज होगा, सोचो। इनसाइड आउट स्ट्रैटेजी वर्सेस, वन सेकेंड, इनसाइड आउट स्ट्रैटेजी जो है तुम्हारा कहीं ना कहीं यूज होगा inside out will be using in classical and outside in would be in structural। तो 45th का अगर मैं देखूँ तो A का 4 एंड B का 3, A का 4 एंड B का 3, यस 45th का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो रिफ्लेक्ट करता है द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। क्यों पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म होता है वो भी मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी। क्योंकि देखो, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं क्या बात कर रहा है, वो बात करता है सिग्निफिकेंट आइडियाज, जहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी पावर स्ट्रक्चर से वो डील कर रहा है। एंड थर्ड वेव फेमिनिज्म जो है इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ आइडिया को डिलीट कर रहा है, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी करता है। तो इस वजह से हम क्या देखते हैं, वो आइडिया ऑफ विमेनहुड, यूनिवर्सल विमेनहुड के आइडिया को क्रिटिक कर रहा है एंड डाइवर्सिटी को वो एग्जिस्ट कराता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। With a reference to the Indian political system, consider the following statement. One salient feature of the Indian political system is the centralization and decentralization दोनों है हमारे पास। Indian political system throughout the British period was very much dominated by the religion. Okay, आगे बढ़ते हैं। In Indian political system, the real executive power is with the president. The government system is based on the three organs: legislature, executive and judiciary. ब्यूरोक्रेसी प्लेज अ मिनिमलिस्टिक रोल इन गवर्नमेंट सिस्टम। देखो, एक चीज़ मैं तुम लोगों को समझाना चाहूँगी, कभी भी एक ऐसा स्टेटमेंट मिले ना जहाँ पे तुम्हें कहीं क्रूड स्टेटमेंट दिख जाए, बड़ा अटपटा लग रहा है पढ़ने में, उस स्टेटमेंट को सबसे पहले आँख मूंद के हटा देना। अगर मैं इस स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में पढ़ूँ तो मुझे एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है जो मुझे लग रहा है कि उसका जो है मुझे थोड़ा भी अटपटा लग रहा है, क्योंकि लास्ट वाला अगर ई को भी पढ़ो तो ब्यूरोक्रेसी प्लेज अ मिनिमलिस्टिक रोल इन द गवर्नमेंट सिस्टम। यस, ब्यूरोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाती है तुम्हारा जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड होते हैं एंड दे हैव टू वर्क अंडर द पॉलिटिकल। तो 47th में अगर आपके पास ऑल ऑफ द अबव का आंसर है तो इस पर आप टिक मार दो। आते हैं इस पे 48th क्वेश्चन। डोकलाम कन्फ्रंटेशन 65 का इंडो पाकिस्तान वॉर है, कारगिल वॉर है, बांग्लादेश वॉर है। ओके, 1965 का जो इंडो पाकिस्तान वॉर था उसमें लाल बहादुर शास्त्री थे, तो डी का 2 पहले ऑप्शन करोगे। कारगिल वॉर के टाइम पे सी का 1 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, डी का 2 एंड सी का 1। बांग्लादेश वॉर के टाइम पे तुम्हारी इंदिरा गांधी थी, बी का 4, सी का 1, डी का 2 एंड ए का डोकलाम कन्फ्रंटेशन नरेंद्र मोदी के टाइम पे। ठीक है, आते हैं 49th क्वेश्चन पे। पीपल हु शुड रूल आर दोज हु नो अबाउट पॉलिटिक्स, द अचीवमेंट ऑफ द फ्रीडम थ्रू द abolition of the exploitation and oppression, the principle of equal basic liberties, and the last option जो हमें दिया हुआ है वो है freedom, rights and citizenship of women as well as of men। and option हमें दिए हुए हैं wollstonecraft हैं, J.S. मिल है एंड उसी के साथ है मेरे पास रॉल्स हैं, एरिस्टोटल हैं। तो इन क्वेश्चन का अगर मैं देखूं तो इसका अगर आंसर मुझे निकालना हो तो सबसे पहले मैं इसमें देखूंगी तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज, ये स्टेटमेंट कौन बोलेगा? प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज कौन बोलेगा? रॉल्स का स्टेटमेंट है सिंपल सा, तो सी के साथ मैं 2 करूंगी। जब मैं सी के साथ 2 मैच करूंगी तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा क्रैक। ए का होता है 3, पीपल हु शुड रूल आर दोज हु नो अबाउट द पॉलिटिक्स, क्योंकि एरिस्टोटल का यही मानना था कि जिनके पास लीजर है, जो पढ़ लिख सकते हैं, वही तो पॉलिटिक्स में जाएंगे। तो ए का 3 हो जाता है। जब मैं ए का 3 हो जाता है और सी का 2 हो जाता है तो फिर हम देखते हैं बी के 1 से, द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम थ्रू द अबॉलिशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन एंड द ऑपरेशन। ऑपरेशन एक्सप्लॉयटेशन जहाँ भी आएगा वहाँ पे सीधा तुम एक मिनट, ए का 3 हो गया तुम्हारा एरिस्टोटल एंड सी का 2,
सी के टू, ओ सॉरी सॉरी, सी के टू में हमारे पास 2 ऑप्शन है और ए का 3 उसमें कॉमन दिया हुआ है। या तो मुझे बी से मार्क करना पड़ेगा, बी के साथ में या तो 1 ले सकती हूँ, बी के साथ या मैं तो 4 ले सकती हूँ। बी और डी बचा हुआ है मेरे पास, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम, फिर से मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम थ्रू द एबॉलिशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन, ऐसी स्टेटमेंट कौन बोलेगा? फ्रीडम एंड एक्सप्लॉयटेशन, अगर ये स्टेटमेंट मेरे पास आएगी एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन, तो मैं लूँगी कार्ल मार्क्स। बी के 4 के साथ जाऊँगी मैं, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन एंड फ्रीडम ऑफ राइट, सिटीजनशिप ऑफ वुमेन एज वेल एज मेन, मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, डी का 1 हो जाएगा। तो फिर से मैं ऑप्शन इसके रिपीट कर देती हूँ। ए का 3, पीपल हु शुड रूल आर दोज हु नो अबाउट द पॉलिटिक्स, ए का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर होता है तुम्हारा ए का 2, ए का 2, 1 सेकेंड, ए का सॉरी ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अरेंज द जॉन रॉल्स राइटिंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच इंडिकेट्स हिज एवोल्यूशन एज अ फिलोसफर। तो अगर मैं जॉन रॉल्स की राइटिंग को देखूं, तो जॉन रॉल्स की जितनी भी राइटिंग की बुक्स यहाँ पे दी हुई है मुझे, उसमें कौन कौन सी दी हुई है? पॉलिटिकल लिबरलिज्म, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस एज फेयरनेस, द लॉज ऑफ पीपल। ओके, तो लॉज ऑफ पीपल जो है जॉन रॉल ने लिखी है, तुम्हारी 2001 की बुक है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जस्टिस एज फेयरनेस देखूं तो 2001 की बुक है लॉक की, रॉल की तुम्हारी, ठीक है। तो जस्टिस एज फेयरनेस 2001 की है एंड लॉज ऑफ पीपल 2003 की है, ओके। जॉन रॉल्स की बुक है 2003 की है, 3 का है तुम्हारा। एंड अ थ्योरी ऑफ जस्टिस तो सेमिनल वर्क है, 1971 की बुक है। तो अगर मैं आप लोगों की जगह रहूं तो मैं सबसे पहले 71 का अगर मैं लूँगी, बी लूँगी पहले, बी के बाद मैं तुम्हारी मैं लूँगी लॉज ऑफ पीपल, बी के बाद डी, बी के बाद डी के बाद मैं जाऊँगी बी डी सी पे। तो बी डी सी से मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म को हम देखते हैं। पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो बुक है तुम्हारी रॉल्स के द्वारा, वो लिखी गई है 1993 में। तो अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के बाद आएगा पॉलिटिकल, बी के बाद ए देखना है मुझे, बी के बाद ए है ही नहीं, बी के बाद डायरेक्ट डी आ रहा है। एक सेकेंड, बी के से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ठीक है आप बी पे ही मार्क कर दीजिए, बट इनकी बुक्स को देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो आज वीडियो तो थोड़ी लंबी कर दी है मैंने, 50 क्वेश्चन हमने कवर्ड किए आज की क्लास में। सो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल में। उसी के साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे किसी भी नोट्स के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, BA MA के एग्ज़ाम्स के लिए। नेट का पेपर नज़दीक है, पढ़ें अच्छे से, ठीक है। एंड उसी के साथ मुझे फॉलोअप करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे ऐसी क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड डू वॉच